कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग। जानकारी दे रहे हैं अग्रिम जसोला और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल भारती। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं श्री अग्रिम जसोला, जो कि निदेशक हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में। और आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि जिसे हम कह रहे हैं, उसका विभिन्न क्षेत्रों में और खास तौर से कृषि के क्षेत्र में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, किस तरह का व्यापक बदलाव हमारी कृषि में आ सकता है। जसोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जसोला जी हमें यही बताएं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, ये वास्तव में है क्या? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मूल रूप से दो शब्दों से बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब तो हो गया बुद्धिमत्ता, और आर्टिफिशियल अक्सर हम क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि आर्टिफिशियल का क्या मतलब है, तो बच्चे आर्टिफिशियल का मतलब नकली बताते हैं। ऐसा नहीं है, आर्टिफिशियल का मतलब नकली नहीं है। आर्टिफिशियल का मतलब है जो चीज प्राकृतिक ना हो। हमारी बुद्धिमत्ता जो है, इंसानों की जो बुद्धिमत्ता है, वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है, वो हमें प्रकृति से मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो प्राकृतिक ना हो, जो इंटेलिजेंस हमने एक कंप्यूटर को कोड्स और प्रोग्राम्स के फॉर्मेट में डेटा देके बुद्धिमान बनाया हो, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, बिल्कुल, जिसमें कि हम ऐसे कार्यक्रम तैयार करते हैं जो कि मानव जैसी बुद्धि कार्य कर सकती है, उस जैसे कार्य कर सकते हैं, कई बार उससे बेहतर कर सकते हैं, कई बार उससे बेहतर कर सकते हैं। जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं अल्टीमेटली वो यही कर रहे हैं कि मानव बुद्धि से बेहतर हम कंप्यूटर को काम करा पाए। तो हमारा एंड गोल जो जिसे हम कहते हैं वो यही है। तो जसोला जी, जो मानव है वो अच्छी तरह सोच सकता है, वो निर्णय ले सकता है और समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी ये सब कुछ संभव है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकती है वो सब कुछ संभव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी, पर अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। अगले 10 साल में हमें पूरी उम्मीद है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के एट पार हो जाएंगे। पर आज की डेट में भी जो ह्यूमंस कर सकते हैं, आज की डेट में ऐसा बोला जाता है सर कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कॉलेज के एक 20-21 साल के लड़के के बराबर है। उसकी इंटेलेक्ट उसके बराबर है, जो कि नई लैंग्वेजेस सीख सकता है, नए नए आपको आंसर्स दे सकता है, मैथ्स में आपकी हेल्प कर सकता है, पोएट्री में आपकी हेल्प कर सकता है, लिटरेचर में आपकी हेल्प कर सकता है। पर अभी वो थ्योरम्स और साइंटिफिक एनालिसिस की तरफ उसका जो रुख है वो नहीं बढ़ चला है। तो विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। हम लगातार देखते हैं कि रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज हो रही हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे अब खेती में भी उसका प्रयोग हो रहा है। तो जैसे कि हम कार्यक्रम के आरंभ में बता चुके हैं, हम कृषि क्षेत्र में अपना फोकस रखना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है और कैसे ये हमारी कृषि को और अधिक उत्पादक और संसाधनों की बचत के साथ और भी सस्टेनेबल बना सकती है, मतलब टिकाऊ बना सकती है। तो बताएं कि वो कौन से क्षेत्र हैं कृषि में और किस तरह से कार्य हो रहा है। कृषि में सर मल्टीपल क्षेत्र हैं। मैं आपको एग्जांपल्स से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली आज की डेट में क्या हो रहा है, और ऐसा ही कुछ हम अपने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों से भी करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में दोनों कृषि विभाग भी है और कंप्यूटर साइंस विभाग भी है। तो हम दोनों बच्चों को जो है इसी फील्ड में काफी काम करा रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है सर स्मार्ट फार्म का एग्जाम्पल। तो स्मार्ट फार्म यानी कि खेत। स्मार्ट फार्म का जो एग्जाम्पल है सर, उसमें ऐसा होता है कि आपका जो जमीन है, जो सॉइल है, उसके अंदर सेंसर डाले जाते हैं, और वो सेंसर्स जमीन में, सॉइल में क्या मात्रा है ह्यूमिडिटी की, मॉइस्चर की, पानी की क्या मात्रा है, नमी की क्या मात्रा है, और मिनरल्स की क्या मात्रा है, ये आपको फोन में बताती है। तो इससे क्या होता है, कई तरीके के हमारे क्रॉप्स होते हैं, जैसे चावल हो गया। चावल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ऑल टाइम पे। तो चावल उगाने के लिए क्योंकि ज्यादा पानी चाहिए और धूप पड़ रही है तो पानी कम हो जाए, तो अपने आप आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर जो है वो ये पता लगाता है, और ये पता लगाने के बाद मोटर चालू कर देता है, जिससे और पानी आपके खेत पे आ जाता है, और पानी की जो लेवल रिक्वायर्ड होता है वो बना रहता है। सिमिलरली कई क्रॉप्स को उगने के लिए ज्यादा जिंक चाहिए होता है, कई को मैग्नीशियम ज्यादा चाहिए होता है। तो
ये भी हमारा सेंसर बता देता है कि कौन सा मिनरल सॉइल में कम है। इससे हम वही वाली खाद को उपयोग में ला सकते हैं जिस खाद में जिंक हो या मैग्नीशियम हो। तो उससे आपको मल्टी डाइवर्स तरीके की खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे और खर्चा आपका बचता है। जी, तो हमारे जो संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उसका सही इस्तेमाल इसमें हो सकता है। आपने कहा कि जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनके बारे में पता चल सकता है, कितनी नमी है हमारी मिट्टी में, और मिट्टी का जो टेक्सचर है, बिल्कुल उसका जो हेल्थ कार्ड है, हमें सेंसर के माध्यम से पता चल सकता है। पता भी चल सकता है सर। आपने पानी की जरूरत के बारे में बताया, कितने पानी की आवश्यकता है और कब इसकी आवश्यकता है। अब हम जानना चाहेंगे, प्रिसिशन फार्मिंग कहते हैं उसको, सटीक खेती, जिसमें बीज बोने का समय, उर्वरक देने का समय, पानी देने की मात्रा और समय का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो क्या हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से? बिल्कुल सर, प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रिसीजन फार्मिंग में सबसे पहले आपने बोला बीज बोने का समय, जैसे आपने इससे पहले भी बात करी कि ड्रोन्स आ चुके हैं हमारे पास। तो ड्रोन्स फ्लाइट लेते हैं, कैमरे से फोटोग्राफी होती है पूरे खेत की फोटोग्राफी होने के बाद ये देखा जाता है कि किस टाइम पे जो है सही समय है बीज बोने का, उस टाइम पे बीज बोया जाता है। उसके बाद वाटर जो आप देने की बात कर रहे हैं, उसमें अगेन मैं वही बात करूंगा, सेंसर लगा दिया जाता है सॉइल में सेंसर लगाने के बाद मैंने एक आपको बात बताई थी राइस की, जिसको ज्यादा पानी चाहिए। जिस क्रॉप को हमें प्रिसीशन से फार्मिंग करनी है उसमें हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं। तो सॉइल में सेंसर लगाने के बाद ये चेक किया जाता है कि कब नमी कम पड़ रही है। जब नमी कम पड़ती है तब ड्रिप इरिगेशन से ऑटोमेटिकली पानी हर प्लांट को पहुंच जाता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रिसीजन फार्मिंग में एक चीज और आती है सर, जो हमने देखा है कि एक किसान को बहुत महंगा पड़ता है, वो है पेस्टिसाइड्स आज की डेट में हम ऐसे ही जनरली डाल देते हैं। इसका सोल्यूशन एक कंपनी ने निकाला है, जिसने क्या किया है कि ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स बनाए हैं। तो ट्रैक्टर्स की चौड़ाई में कंपनी ने कैमरे लगा दिए और स्प्रिंकलर लगा दिए। जैसे ही ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, वो ढूंढता है कि पौधा कहां पे है, जहां उसे पौधा मिलता है वो सिर्फ उस जगह पे वो पेस्टिसाइड को स्प्रे करता है। तो एक रिसर्च के हिसाब से करीबन 50 से 55% जो खर्चा है पेस्टिसाइड्स में, वो इस प्रिसीजन मेथड से कम हो सकता है। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि जो कीट हैं और रोगों की पहचान करके उसके नियंत्रण करने का सुझाव भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां हैं और उनके अलग अलग समय हैं। जो कीट हैं उनकी पहचान करके और उसके बारे में पहले से अगर जानकारी होगी तो किसान उस तरह से त्वरित कार्रवाई कर सकता है और अपनी जो फसल है उसको बचा सकता है। जब हम बात कर रहे थे कि पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिल गई, नमी के बारे में जानकारी मिल गई, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल गई, तो इससे ये आसान हो जाएगा किसान के लिए कि किस प्रकार की मिट्टी में कैसी फसल उगाई जानी चाहिए। बिल्कुल सर, ये भी एक हम इसे अपनी टेक्निकल टर्म में बोलते हैं क्रॉप ऑडिट। किस तरीके का फसल किसान को अपनी सॉइल में लगाना चाहिए, इसका ऑडिट होता है। ऑडिट में अगेन ड्रोन को उड़ाया जाता है, ड्रोन से फोटोग्राफ ली जाती है और डेटा से कंपेयर किया जाता है कि कौन सी फसल जो है इस सॉइल में मैक्सिमम आपको आउटपुट देगी, नंबर 1। नंबर 2, इस क्रॉप ऑडिट में यह भी चेक होता है कि इस साल किस फसल की ज्यादा उपजाऊ होने की प्रोबेबिलिटी है। पुराने डेटा को देखते हुए, पिछले 10-15 साल के डेटा को देखते हुए यह भी चेक होता है कि कौन सी फसल जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट देगी मार्केट में। जी, तो उपज की भविष्यवाणी भी की जा सकती है? बिल्कुल, उपज की भविष्यवाणी ऐसे ही की जा सकती है कि ये देखा जाए कि पिछले कितने सालों में आपका क्रॉप कितना उगा है। और भविष्यवाणी के साथ साथ मैं आपको ये बता रहा था कि क्रॉप का कॉस्ट भी किसमें मैक्सिमम मिलेगा, किसान को क्या उगा के मैक्सिमम मिलेगा, ये भी देखा जा सकता है। आज भी जो हमारा भारतीय किसान है वो पुराने कृषि के उपकरणों का उपयोग करता है खेती में और मेहनत उसको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। क्या खेती के उपकरणों का ऑटोमेशन भी एआई के द्वारा किया जा रहा है, भविष्य में किया जा सकता है ताकि और सुविधाजनक हो जाए? जैसे आपने स्मार्ट ट्रैक्टर्स की बात की, रोबोट्स के द्वारा कृषि भी कुछ देशों में की जा रही है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सर, हो सकता है। ऐसे ही मैंने आपको अभी बताया था कि जब नमी कम होती है तो ऑटोमेटिकली मोटर चालू हो जाती है, तो वहां भी ये कृषि उपकरण का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा ट्रैक्टर्स जो आपने बोला बिल्कुल सही है, ट्रैक्टर मैंने तो आपको पेस्टिसाइड के लिए बताए। इसके अलावा जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वैसे ही सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स भी हैं जो खेत को प्लो करने में हेल्प कर सकती है। उसके साथ साथ
हार्वेस्टिंग में भी इसका उपयोग जी, जो फसल की कटाई है, कटाई में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कटाई में भी रोबोट्स का बहुत उपयोग हो रहा है। ऐसा चल रहा है, अलग अलग देशों में हो रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी स्ट्रॉबेरीज हैं और जितने भी गन्ने ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वो सब अब मैक्सिमम रूप से रोबोट्स काट रहे हैं। जब हम भारत में कृषि की बात करते हैं तो बहुत ही विविधता है कृषि में, क्योंकि हमारे जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। दक्षिण भारत की अलग है, उत्तरी भारत की अलग है, मध्य भारत की अलग है। अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें जसोला जी, तो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, तो दोनों जगह की फसलें और उनको उपजाने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इसमें किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकती है? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो खासियत है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर एक कंपोनेंट कस्टमाइज हो सकता है, जगह के हिसाब से बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह नहीं है, जिसे अगर यूपी में खेती सिखाई है तो वो हमारे पहाड़ों में स्टेप में खेती नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट को प्रोग्राम करने की देर है, उसको कमांड देने की देर है, और उसके बाद वो जगह के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा होगा अगर हम 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं और वर्तमान में भी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं अग्रिम जी, तो इसमें फसल की जो कटाई है, उसकी स्टोरेज है, जिसे हम भंडारण कहते हैं, और विपणन, मार्केटिंग, ये एआई के माध्यम से और सुगम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। और मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर के अलावा बाकी जगहों पे ये चलना शुरू हो गया है। जैसे स्मार्ट फैक्ट्रियां कई कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, वो अपने वेयरहाउस में भंडारण करती है स्टॉक का, और जैसे जैसे स्टॉक जाता रहता है उस हिसाब से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिपोर्ट बना के देती रहती है। ये बताती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स का सप्लाई चेन आज की डेट में कंपनियां कर रही हैं। तो वही हम छोटे लेवल पे भी ला सकते हैं और भंडारण में भी उसका उसी तरीके से उपयोग हो सकता है। इस सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जागरूक करें, नई तकनीक के बारे में बताएं। जी, तो हमारे किसान किस तरह से जागरूक हो सकते हैं अग्रिम जी? यदि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें जो नवीनतम तकनीक है और जो बाजार की जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। बिल्कुल सर, बाजार की जानकारी मिल सकती है। ऐसे पोर्टल बनाए जा सकते हैं जिससे बाजार की जानकारी मिले। ऐसे पोर्टल बनाए जा सकते हैं जिनसे पता चले कि कौन सी फसल लगाने पे कितना आपको आउटपुट मिलेगा। और रही बात आपने अभी करी कि कैसे हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी डेली यूज में लाएं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई इस टेक्नोलॉजी से घबराए ना। इस टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत जरूरी है। एक बार अगर किसान ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना एक मोबाइल को यूज करने के बराबर है। अगर आप मोबाइल चला सकते हैं तो आप सारी रिपोर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उधर से निकाल सकते हैं, अपना सारा काम वहां से करा सकते हैं। तो इसको अपनाना ज्यादा जरूरी है और इससे आपको डर ना लगे, ये ज्यादा जरूरी है। तो इसके साथ जितनी जल्दी हम सामंजस्य स्थापित कर सकें उतना बेहतर हम खेती कर पाएंगे। खेती हमारी अधिक प्रभावी होगी, बिल्कुल, और उत्पादक होगी। जी। और अग्रिम जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं कृषि पर भी पड़ रहे हैं जी। और हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जी, उसका प्रभाव पूरे मौसम पर पड़ा है और उससे हमारी कृषि भी प्रभावित हुई है। तो हमारी जो कृषि है वो पर्यावरण की दृष्टि से भी टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो, जी, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जब आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, जी जी जी, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे और वो सही मात्रा में करेंगे, जी, तो संभवतः हम पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैक्टर का जो पेस्टिसाइड ट्रैक्टर वाला एक यूज केस मैंने आपको बताया, तो अगर उन ट्रैक्टरों से आप इमेजिन करिए हर जगह पेस्टिसाइड डाले जाएं, तो और बिल्कुल उसी मात्रा में डाले जाएं जितनी पेस्टिसाइड की जरूरत है, तो पेस्टिसाइड का वेस्टेज नहीं होगा, सॉइल इनफर्टाइल नहीं होगी और पर्यावरण को ऑन अ होल हम ज्यादा बेहतर बना सकते। तो अग्रिम जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथियों से की, खास तौर से कि वर्तमान में किस तरह के प्रयोग एआई के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हो रहे हैं और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। और ये भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है यदि इसका हम सही इस्तेमाल करें और हम अपने संसाधनों की बचत कर पाएंगे। किसान की जो आय बढ़ाने की हम बात करते हैं उस क्षेत्र में भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच।
अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग। जानकारी दे रहे थे श्री अग्रिम जसोला और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी अनिल भारती। साथियों, अभी कार्यक्रम में वक्त हो गया है मनोरंजन का।